हेलो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का जो भी पार्ट बचा हुआ था, आज पूरा का पूरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, खत्म आज कर देंगे। और जो ये चैप्टर है आज पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। और जो ऑफलाइन के बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनका कल टेस्ट है। ऑफलाइन के बच्चों की मैं बात करूँ तो वो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, हमारी कल बात हुई थी इस बारे में। उनका कल संडे को टेस्ट है, ठीक है। और संडे के टेस्ट में आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ही पूरा का पूरा आ रहा है। और आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को ही रैप अप कर देंगे। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म तो तुम इसको एक बार पढ़ लेना, लेक्चर को। जो जो डाउट्स आएंगे, कल संडे को हमारी डाउट क्लास है, आप उस डाउट में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारी बात कल की क्लास में ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर आप इस लेक्चर को पूरा का पूरा देख लेंगे, जो भी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, देखने के बाद तुमको ये मेक श्योर करना है कि आपको कमेंट में लिखना है सर लेक्चर इज डन, लेक्चर इज डन। आपको ये 3 शब्द वहां पर लिख करके जाने हैं कमेंट में, ठीक है। जो बच्चा भी लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये शब्द लिख करके जाने ही जाने हैं कमेंट में। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, केमिकल काइनेटिक्स का खेल। यहीं पे आज हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या चीज देख रहे हो बड़े ध्यान से, हमने क्या बोला कि रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। पहले तुम देखो कि रेट कांस्टेंट होता क्या चीज है। The rate constant is the proportionality constant in the rate law equation relating the rate of reaction to the concentration of reactant, ठीक है। अब देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से। अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन की, ठीक है। बड़े ध्यान से मेरी बात को देना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक रिएक्शन हो रहा है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर मैं इसका लिखूं तो क्या लिखूंगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमेशा रिएक्टेंट को ही लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। उसी कांस्टेंट को तुम प्यार से क्या बोलते हो, रेट लॉ कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो तुम देखना इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 कर दूं, यूनिटी कर दूं या फिर 1 कर दूं, तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या है, रेट कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 कर दिया जाए, उसको यूनिटी कर दिया जाए, तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या है, रेट कांस्टेंट है। खत्म बात हो गई। तो रेट कांस्टेंट का हमको डेफिनेशन तो पता है, क्या है डेफिनेशन, व्हेन in the rate law expression when concentration of reactant becomes unity or becomes 1, then rate of reaction at that time is known as rate constant। खत्म बात हुई। आगे देखो, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। पहला क्या है तुम्हारा, मेजर ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट तुमने पढ़ा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है। अभी हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन तुरंत लिखा है, क्या लिखा है देखना, ये लिखा था R इज इक्वल टू के ए, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। जनरली भी क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। मतलब जैसे जैसे के चेंज होगा वैसे वैसे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि के की हेल्प से तुम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा हो, मेजर ऑफ रिएक्शन रेट। जैसे जैसे के चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन का रेट भी चेंज होगा ही होगा। आगे देखना, अगला क्या, तुम्हारा टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल, मान लो ये एक रिएक्शन है, ठीक है। मान लो इसका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो 2 है, किस पे, टेम्परेचर पे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। अब जब तक तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बस खाली एक चीज पे करती है डिपेंड, वो चीज क्या है, टेम्परेचर है। अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ इसमें कठिन बात ही नहीं है। अगले देखो, यही चीज लिखा हुआ है तुम्हारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है। मतलब क्या है इसका, कि अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे देखना, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। अब इस बात को समझना, अभी जब हमने रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखना चाहता तो हमने क्या किया था, हमने कंसंट्रेशन को क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। जब कंसंट्रेशन को तुमने 1 मान लिया है तभी तुम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर पा रहे हो। इसका मतलब रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग कंसंट्रेशन को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। तो इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
जाहिर सी बात है, जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखते हो? R इज इक्वल टू के ए लिखते हो। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये के पे भी डिपेंड करता है और ए पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब तुम इसके डेफिनेशन की बात करते हो तो तुम इसको क्या मानते हो? 1 मान लेते हो। इसका मतलब रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। आगे देखो, फिर क्या लिखा तुम्हारा? यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। इसको तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। अब क्या आता है तुम्हारा? अब क्या आता है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखना पड़ेगा ध्यान से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लेंगे, कोई भी रिएक्शन यहाँ हो सकता है। एग्जाम्पल ग्रुप में एक मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। क्या है? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब देखना पड़ेगा ध्यान से, अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या लिखूंगा? आर इज इक्वल टू के ए और बी, ठीक है। अब ये ए और बी के ऊपर कुछ ना कुछ पावर लगती है, ये हमको ऑलरेडी पता है। ए और बी के ऊपर क्या लगती है? कुछ ना कुछ पावर। अब ये पावर इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं। मान लो इनका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? इसका 2 है और इसका क्या है? 3 है, ठीक है। जो पावर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में जो पावर लगेगी वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी सकती। वो डिपेंड करेगा किस पे? एक्सपेरिमेंटली हम लोग उसको फाइंड करते हैं। अब देखना पड़ेगा ध्यान से मेरी बात को। मान लो इसके ऊपर पावर 3 आई, इसके ऊपर पावर क्या आई? 4 आई, ठीक है। ये फिर नंबर्स मत लो, सीधा इसको, इसकी पावर को मान लीजिए अल्फा, इसकी मान लीजिए बीटा, ठीक है। अब बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इनकी पावर्स का सम, अल्फा प्लस बीटा। बात खत्म हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन पे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जो पावर्स होती हैं उन्हीं पावर को जब जोड़ दोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कठिन ही नहीं है। अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो देखो, देखना क्या हो जाएगा डेफिनेशन। देखो, द सम ऑफ पावर्स on concentration of reactants the sum of powers on concentration of reactants in the rate law expression मतलब क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे जो पावर है उसका सम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खत्म बात हो गई। इतना तुमको आना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब देखना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक रेट है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। ए के ऊपर पावर कितना है? ए है। बी के ऊपर कितना है? बीटा है। अगर हम लोग बात करें ए का मतलब क्या है? ए नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये अल्फा है, ठीक है। अल्फा का मतलब क्या है देखना, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। बीटा क्या है तुम्हारा? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। खत्म बात है भाई ये सब, ठीक। अब देखना टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, वो तो अभी देख लेते हैं यार। ऑर्डर के बेसिस पे कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं इसको देखना पड़े ध्यान से। अच्छा, इसको भी अभी आगे पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। अब देखना, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब क्या है? अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शंस का कुछ हमको एग्जांपल देखना है। पहला क्या होगा तुम्हारा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है? ए की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका अगर ऑर्डर फाइंड करोगे तो क्या आएगा? जो पावर होती है वही क्या है? ऑर्डर है। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें तुम एक चीज यहां बोल सकते हो कि इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 है मतलब वो वैल्यू कितना है? 1 है। यानी कि जितना रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मतलब 1। खत्म बात। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि रेट किसके हो जाएगा? बराबर के वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। आगे देखना एग्जांपल के तौर पे, पहला क्या तुम्हारा? फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। अब देखो, ये तो तुमको पता ही है। रेट का देखो, रेट का क्या इक्वेशन आ रहा है?
H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। देखो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। लेकिन एट हाई अमोनिया रेट इज कांस्टेंट एज द सरफेस इज सैचुरेटेड एट लो अमोनिया, मतलब कि अगर ये अमोनिया बहुत ज्यादा अमाउंट में है तब तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अमोनिया कम अमाउंट में है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर कुछ पावर हो जाएगी। अब ये रिएक्शन का क्या मतलब है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको खाली इतना देखना है कि ऑर्डर क्या जा रहा है, बस खाली हमको ये रिएक्शंस याद नहीं करने हैं। इन रिएक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है कि अमोनिया ज्यादा होगा तब क्या होगा, लो होगा क्या होगा, इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको खाली ये पता होना चाहिए कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखें और ऑर्डर बता पाए, सिंपल सी बात ये है। आगे देखना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस। फिर देखो ऑर्डर देखो, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो चुका है, खत्म बात है। अब इसको देख लेना, ठीक है। आगे देखना, अगला क्या है तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, के ए की पावर 1 हो जाएगा, खत्म बात। रेट डिपेंड्स ऑन 1 कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है भाई, आर इज इक्वल टू के ए होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अमोनियम नाइट्राइट, ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है पावर, मतलब यहाँ पे कितनी है, 1 है। वैसे देखो यहाँ पे के H2O2 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के SO2Cl2 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के C2H4 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये रिएक्शंस का नाम क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं नाम पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब ही नहीं है। के N2O5 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह क्या है तुम्हारा, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसकी पावर अगर 1 दी हुई है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, बात खत्म। आगे देखना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, रेट डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म्स और द स्क्वायर ऑफ 1, मतलब 2 तरह का ये हो सकता है, या तो ऐसे हो जाए 2 कंसंट्रेशन टर्म हो, ए हो और क्या हो, बी हो, ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है, ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक ही के ऊपर पावर हो 2 की, अभी भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 ही हो जाएगा। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो यानी कि तुम्हारा जो रेट है वो 2 कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर एक ही कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे भी डिपेंड कर सकता है। वही बात यहाँ पे हुई, देखो 2HI के HI की पावर 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखो 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, एक पे 1 एक पे 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अलग अलग है, एक पे 1 एक पे 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अलग अलग, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, खत्म बात है भाई। ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर हो गया। अब बात करें थर्ड ऑर्डर की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं थर्ड ऑर्डर के, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता रहता है जो रिएक्शन है वो आपकी रेयर होती जाती है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड O2, 2NO + O2, 2 और 1, ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 और 1, ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। बेसिक है भाई ये सब चीजें, ठीक है, देख करके तुम जान जाओगे कुछ चीजें यहाँ पर। अब क्या है तुम्हारा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे क्या हो, जो ऑर्डर्स है वो 1/2 3/2 ऐसे फ्रैक्शंस में हो। देखना पहला CH3CHO, देखो 1.5 हो गया, ऑर्डर फ्रैक्शन में चला गया। 1/2 हो गया फ्रैक्शन में, एक है 1/2 और एक है 1, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3 फ्रैक्शन में गया। 2 + 1/2 4/2, देखो क्या, सॉरी 5/2 3/2, फिर से क्या गया तुम्हारा, फ्रैक्शन में चला गया। यानी कि आपका इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। आगे देखो, अब देखना कुछ सवाल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। पहला क्या सवाल तुम्हारा, फॉर द होमोजेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू N2O, ये है रेट इज इक्वल टू के, फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5। इसने पूछा है ऑर्डर बताओ N2O5 के रिस्पेक्ट में, और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये है, R इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा ऑर्डर, पावर कितनी है 1 की, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं बात सही। इसकी बात करें अगर हम लोग तो, अच्छा इन सबको तो अभी सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवाल तो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं स्पेशल केस बना करके, कि H+ हो जाएगा डबल तो क्या होगा, I - ½ हो जाएगा तो क्या होगा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे स्पेशल केस में, ठीक है। फिलहाल आप मुझे बताइए कि इसके इस वाले में ऑर्डर क्या जाएगी, क्या जाएगी ऑर्डर, 1/2 और 3/2, कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सिंपल केसेस, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे, कल के टेस्ट में भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे इस तरह के सवाल। ये वाला देखो बड़े ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, अच्छा ये सवाल डिराइव द रेशियो करेंगे,
ये सब हम लोग करेंगे, डबल होने वाला, ट्रिपल होने वाला, ये सब हम लोग करेंगे आगे जाकर के। और देखना आगे इसके और अब देखना आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या होता है यूनिट रेट कांस्टेंट का? एक तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, क्या है? रेट कांस्टेंट का यूनिट, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? के कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, और टाइम की पावर क्या है? माइनस वन। ठीक है, हाँ प्रोटीन। ये तुम्हारा क्या है? बेसिक एक आपका जनरल फॉर्मूला है। अगर मान के चलो जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, निकालिए जीरो ऑर्डर का के का यूनिट। जीरो के लिए क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऑर्डर इज इक्वल टू एन तुमको मानना है, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या मान लेना है? एन मान। ठीक है, लॉजिक भी है इसका, हालांकि लॉजिक भी है, लेकिन लॉजिक से तो क्या ही मतलब है, लॉजिक कौन लगाता है दुनिया में। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? कंसंट्रेशन, एन की वैल्यू जीरो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीरो, और टाइम इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या होता है यूनिट? मोलैरिटी, मतलब क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, खत्म है। मोल पर लीटर की पावर 1, और टाइम मतलब सेकंड हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। इसका देखो क्या हो जाएगा? मोल, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? के का यूनिट है। अब ऐसे मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट निकाल के दिखाए, के का। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट आप निकाल के मुझे दिखाइए फटाफट के अंदाज में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट। अगर तुम लेक्चर देखने बैठे हो इसका मतलब आप लेक्चर में मौजूद हैं, जो मैं बात बोला उसको आप फॉलो करिए और निकाल के दिखाओ। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैच कर लेना जल्दी से। मैं करूँ सॉल्व? ये है जनरल फॉर्मूला। के इज इक्वल टू क्या है? कंसंट्रेशन के ऊपर पावर कितना है? 1 माइनस एन है, और टाइम पे कितना है पावर? -1 का चल रहा है। टाइम मतलब तुम्हारा सेकंड में मान के चलो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? सेकंड ऑर्डर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी एन की वैल्यू। देखो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, और टाइम तो टाइम ही रहेगा, -1। 1 माइनस 2 क्या होता है? -1 होता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन की पावर -1 और टाइम की पावर -1। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 अपॉन कंसंट्रेशन, बिल्कुल 100%। इसको क्या लिख दो? 1 अपॉन टाइम लिख दो। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब अगर तुमको पता है तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर, तो मोल आ जाएगा नीचे और लीटर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 1 अपॉन सेकेंड, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा सॉल्व। तो हम लोग अब आपका देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा है, तुमसे वो रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछता है अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तुमको यूनिट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो भाई वहां पे फंसोगे, दिक्कत होगा। ठीक है, हालांकि तुमको फर्स्ट सेकंड और जीरो ऑर्डर अगर आपको ये तीन याद है तो ज्यादातर चांस है, 99% चांस है कि वो इन तीनों में से किसी एक के ही रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछने वाला है। जीरो के लिए क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। बात करें फर्स्ट के लिए तो क्या होता है? पर सेकंड होता है। ठीक है, याद कर लेना इसको। और सेकंड के लिए तुमने यहाँ पे निकाला क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, या फिर पर मोल लीटर और पर सेकंड। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, इतना तो आसान है भाई चीजें। अब देखो क्या लिखा इसमें, सवाल देखो, लिखा आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तुमको बताना है कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखना बड़े ध्यान से, इसको देखना। पर मोल है यहाँ पर, क्या है? पर मोल किसके लिए होता है? सेकंड ऑर्डर के लिए। अभी तुरंत हमने फाइंड किया, ये है पर सेकंड, बस खाली पर सेकंड है, यहाँ पे ना मोल है ना लीटर। ये किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। और मोल पर लीटर पर सेकंड किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर के लिए। खत्म बात हो गई। ठीक है, तो तुमको अगर फर्स्ट सेकंड और जीरो, फर्स्ट और सेकंड अगर याद है तो आपका काम हो जाएगा, मतलब 99% टाइम। अगर नहीं हो पाएगा काम तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्मूला। अभी क्या देखा तुरंत हमने? हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नहीं हो पाएगा काम तब
हो जाएगा तो भाई वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब क्या बोला उसने, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर है, ठीक है। पहला हमको क्या लिखना है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो एक अलग से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ कौन चलेगा हमारा, रेट कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं दोनों की डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं क्या क्या लिख दूंगा, पहला पॉइंट क्या था, डेफिनेशन का था, ठीक है। यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, पहला पॉइंट इन लोगों ने क्या बोला, डेफिनेशन का बोला, तो पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है डेफिनेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम में रिएक्शन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ, it is defined as the change of concentration, change in होगा, change in concentration of reactant और reactant का भी या फिर प्रोडक्ट का in a particular time period, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बात करें रेट कांस्टेंट की, तो हमने अभी तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ रखा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो लिखो, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ क्योंकि बड़ा लेक्चर अभी हमको काफी कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। अभी अपना देखो 95 पेज हुआ है और हम लोग को 177 पेज तक जाना है, मतलब कितना, लगभग 80 पेज बाकी है, दुगना लगभग बाकी है। तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स, यूनिटी में बोल रहा हूँ यहाँ पे, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, बिकम्स यूनिटी। आगे देखना, सेकंड क्या था वहां पर, सेकंड क्या उसने बोला है, सेकंड में बोला उसने डिपेंड, मतलब वो किस चीज पे डिपेंड करता है। अब मैं तुमको ये बताता हूं कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है डिपेंड। क्या ये करता है डिपेंड, नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसके केस में तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, खत्म बात हो गई। यानी कि लिखो, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, it depends on concentration of reactant, तो it does not depend। थोड़ा मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि क्या हो, हमको चीजें समझ में ज्यादा आए, लिखना कम पड़े, ठीक है। it does not depends। आगे देखना, अगर तीसरे की बात करें, तीसरा क्या था वहां पर पॉइंट, यूनिट पूछा, ठीक है। अब इसका तो क्या है, यूनिट फिक्स है, क्या इसका यूनिट फिक्स है, कैसे देखना, अगर मैं चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में लेके जाऊं तो हम लोग क्या लिखते थे, आपका R इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा C यही तो होता है। डेल्टा C मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और T मतलब चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में चेंज यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका तो यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, मोल पर लीटर और पर सेकंड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूनिट का के तो हमने देखा है कि अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का तो हमेशा क्या है, फिक्स है, इसका लेकिन फिक्स नहीं होता है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। अब देखना, अब हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब समझना क्या होता है, ठीक है। एक आपकी बेसिक सी थियरी है, ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी आज ही के चैप्टर में, उसका नाम है तुम्हारा कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब उसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में जान जाएंगे, लेकिन फिलहाल उसके बारे में तुमको मैं कुछ बताना चाहूंगा जिससे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी समझ जाएंगे।
मॉलिक्यूल, अब देखना कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स को, दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करना है और रिएक्शन को होना है, उसके लिए क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। अगर दोनों रिएक्टेंट्स आपस में भिड़ेंगे तो आपका वहां पे क्या होगा, रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों रिएक्टेंट्स या फिर तीनों रिएक्टेंट्स, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो रिएक्टेंट के, अगर वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, आपस में आके नहीं भिड़ेंगे, तो रिएक्शन आपका वहां पर नहीं होगा। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो रिएक्टेंट्स को आपस में आके भिड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये कौन बोलती है, तुम्हारी कोलिजन थ्योरी। अब देखना मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है, फिर मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलती है। ये बोलती है जितने रिएक्टेंट्स आपस में भिड़ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। अगर दो भी भिड़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो हो गई। अगर तीन है तो तीन हो गई, चार है तो चार हो गई, सिंपल सी बात। तो इसका देखो क्या होता है डेफिनेशन। अब देखना भिड़ने को आपके मॉलिक्यूल्स भी भिड़ सकते हैं, एटम्स भी भिड़ सकते हैं और आयंस भी भिड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी भिड़ सकता है भाई, कैसा डिपेंड करता है किस टाइप का रिएक्शन है। लिखो द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ, यहां पे लिखो रिएक्टिंग एटम्स जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ, मतलब क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। आगे देखना, अब मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक क्या तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिर्फ एक स्टेप में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। बात करेगा कॉम्प्लेक्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, सिंपल सी बात है। एक स्टेप में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे देखना, बात करते हैं कुछ ना कुछ, देखो देखना मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे, पहला क्या तुम्हारा यूनिमॉलिक्यूलर, सिर्फ एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, यूनिमॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल हैं। तर मॉलिक्यूलर, कितने मॉलिक्यूल हैं, तीन, दो और एक, तीन है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 1, मॉलिक्यूलरिटी 2, मॉलिक्यूलरिटी 3, सिंपल सी बात ये है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, क्योंकि हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन तो अपने लाइफ में देखते हैं भाई, हमेशा देखते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री बोलेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना, ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में भी लिया था, मैंने बोला था कि वो ये वाला एग्जांपल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो ये एग्जांपल अब यहाँ पे फिर से आ चुका है, अब पढ़ेंगे इसको। 5Br plus BrO3 minus plus 6H plus gives 3Br2 plus 3H2O। अब देखना, इस रिएक्शन को मैं कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ 12 आयंस कैन नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली। देखो इसमें कितने लोग हैं, 5 + 1 6 और 6 12 लोग। क्या 12 लोग एक साथ आपस में भिड़ सकते हैं, नहीं भिड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल हों और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ कोलाइड होना पॉसिबल नहीं होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखना होगा क्या, इट प्रोसीड्स वाया मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री मतलब क्या है, सिंगल स्टेप होंगे, मतलब यानी कि जब एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल पहले कर गए, फिर दो किए, फिर दो किए, फिर दो किए, ऐसे क्या करेगा, ये स्टेप्स में होगा, बस सिंपल वाली बात ये है। देखना एग्जाम्पल, अब देखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एक आता है स्टेप बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसको हम लोग RDS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। द स्लोएस्ट स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइंस द ओवरऑल, मतलब क्या है, मैंने क्या बोला अभी तुरंत कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कोलाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, ये मल्टीपल स्टेप में होता है। इन्हीं मल्टीपल स्टेप्स में से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे धीरे होगा, क्या होगा, कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे धीरे होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जो सबसे धीरे होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका जो रेट है रिएक्शन का वो कैसे होगा। हाँ बताओ, देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, डाउट है क्या लिखा तुम्हारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ सकता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में भी। बताता हूं मैं एक बार फिर से, देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, क्या है यहाँ पे 5 Br माइनस है, साथ में BrO3 माइनस और 6 H2। ठीक है, कौन है क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस देख रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, 5 तो ये है, ये 1 है और ये कितना है 6 है, यानी कि 6 1 7 और 5 12 मॉलिक्यूल यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं। ठीक है, ये 12 आयंस तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन को होना है तो 12 के 12 आयंस को एक साथ कोलाइड करना पड़ेगा। 12 लोग एक साथ अगर भिड़ने आएंगे तो नहीं भिड़ पाएंगे। ठीक है, एक बॉडी से मान के चलो आपका ये 12 लोग हैं, इन 12 में से एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, फिर इन 11 को आगे इससे भिड़ना पड़ेगा, तो क्या एक आदमी से एक बार में 11 लोग भिड़ पाएंगे, नहीं भिड़ पाएंगे भाई, उसका शरीर ही पड़ जाएगा कम, टच ही नहीं हो पाएंगे 11 लोग आकर के उससे। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि 12 लोगों का एक साथ भिड़ना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज 12 आयंस कैन नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली, का मतलब क्या होता है एक साथ, तो 12 आयंस एक साथ भिड़ नहीं सकते हैं। इट प्रोसीड्स वाया मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप, मतलब क्या हुआ देखना बड़े ध्यान से, मान लो 2a + 3b, ठीक है, इसको 10b मान लो, ये D + E + F, कितने लोग हैं 10 + 2 + 3, 12 3 15 लोग हैं। अब क्या ये 15 लोग आपस में एक साथ भिड़ पाएंगे, नहीं भिड़ेंगे, तो होता क्या है, जो ये वाला रिएक्शन वैसे स्टेप में होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5, ऐसे 5 स्टेप में हो जाएगा। पहले मान के चलो 2A जो था वो 1C से भिड़ा, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, फिर आपका जो 3B था वो 3A से भिड़ गया, ऐसे होता है। क्या होता है आपका ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है रिएक्शन, तो यही वाली बात है, क्योंकि एक साथ एक बार में इतना बड़ा रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये रिएक्शन क्या होगा अलग अलग स्टेप में होगा, बस यही बात है। अब क्या है, इन्हीं 5 स्टेप में से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे धीरे चलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, खत्म बात है। क्योंकि अगर इस रिएक्शन का तुमको रेट देखना है तो तुम उसको देख लो जो सबसे धीरे चले, क्योंकि अगर वही तेज हो गया तो रिएक्शन भी हो जाएगा तेज, अगर वो हो गया धीरे तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा धीरे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये लिखा, द स्लोएस्ट स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मैकेनिज्म डिटरमाइंस द ओवरऑल रेट, एनालोगस टू द स्लोएस्ट सेक्शन इन अ साइकिल फैक्ट्री लिमिटिंग प्रोडक्शन। चलो तो कोई बात, की नोट देखना, अगर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो ये हमेशा क्या होती है होल नंबर में होती है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 ऐसे हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन जो ऑर्डर है वो तुम्हारा 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी और होल भी, हमने पढ़ लिया ऑर्डर के बारे में। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर इक्वल्स मॉलिक्यूलरिटी, मतलब क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ सिंगल स्टेप में हो रहा है उसका जितना ऑर्डर होगा उतना ही क्या होगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होगी, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड ऑफन इक्वल्स द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, मतलब क्या बोला इसने देखना बड़े ध्यान से, एक रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो गया, ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका Ka हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, पावर कितनी है 1 है ऑर्डर, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, कितने मॉलिक्यूल भिड़ रहे हैं एक, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो यानी कि जो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है उसका जितना ऑर्डर उतना मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अब देखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, (2A + 6C + 7D 4F gives Z, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, 2A + 6C + 7D + 4F gives Z। अब मान लो ये स्टेप जो है वो ये जो रिएक्शन है वो आपका मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, पहले 2A से 4F किया रिएक्ट, ठीक है, इसको Z + Y मान लो, तो तुम्हारा Z बना, ठीक है, 2A से 4F, हाँ, फिर क्या किया तुम्हारा 6C से 7D किया रिएक्ट, तुम्हारा Y बन गया, खत्म बात हो गई। अब देखना बड़े ध्यान से, अब जब इसका ऑर्डर हमने देखा तो इसका जो ऑर्डर आया, मान लो कुछ भी आया ऑर्डर इसका, ठीक है,
फिर हमने जब इनका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो स्टेप है वो सबसे धीरे था, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आरडीएस बोलूंगा। कौन है ये वाला रिएक्शन? हाँ तो देखो ये रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है ये, मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन इन 2 स्टेप में हो रहा है, ये वाला जो रिएक्शन है वो ये ना 2 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब देखना, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, ठीक है, उनमें से कोई एक स्टेप क्या होता है, सबसे धीरे हो रहा होता है। मैंने क्या बोला, ये वाला स्टेप सबसे धीरे हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप का क्या लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा, के लिखूंगा, यहाँ पे सी है और कौन है, डी है, ठीक है। अब मान लो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर रहे हैं, उसमें इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, ठीक है। मान लो ये आया, एक्सपेरिमेंट से ही आया, ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 2 + 3 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई ऑर्डर, ठीक है। हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इस रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी भी आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब जनरली क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर कहां पे होता है, आरडीएस के केस में, आरडीएस के केस में पूरे रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होता है, आरडीएस का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है कॉम्प्लेक्स में। और बात करें अगर हम लोग एलिमेंट्री में, तो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी का। ये अंतर है भाई, ठीक है, ये अंतर आपको जानना पड़ेगा, इसलिए वहां पे ये बात लिखी हुई है। क्या लिखा देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसको हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो जाता है कब, स्लो सिस्टम, यानी कि आरडीएस के केस में। आगे देखना, हाँ अब देखा मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस दैट अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। मतलब क्या है, अभी जो हमने देखा था ये, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। देखो एक क्या है तुम्हारा रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको हमने स्टेप्स पे तोड़ तोड़ के लिख दिया, यही क्या है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सिंपल सी बात है। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जब हम लोग एलिमेंट्री के फॉर्म में लिख देते हैं तोड़ तोड़ करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा डेफिनेशन ना पूछेगा इसका, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, द स्लोएस्ट स्टेप, उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूल्स दैट मैच द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ। मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स आपके आरडीएस में आते हैं, जब तुम रेट लॉ को फाइंड करते हो एक्सपेरिमेंट से, तो आपका ऑर्डर भी क्या आता है, उसके बराबर आ जाता है। आगे देखो, द सम ऑफ एलिमेंट्री स्टेप मस्ट मैच द ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, क्या है पहले तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है, ये तुम्हारा गया रिएक्शन, ठीक है। इसका रेट लॉ तुम्हारा कुछ तरह से आया, रेट इज इक्वल टू K(N2O5) है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा स्टेप 1 है और ये क्या है स्टेप 2, क्योंकि ये क्या था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, तो इसका स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या है तुम्हारा, N2O5 से क्या बना, NO2 बना और NO3 बना। स्टेप 2 क्या है तुम्हारा, NO3 + NO से क्या बना, 3NO2 + O2 बना, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इस रिएक्शन का ऑर्डर देखना है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, स्लो वाले स्टेप पे जाएंगे। इन दोनों में से स्लो कौन है, यहाँ लिखा हुआ कौन सा स्लो है, पहला स्लो है। पहले स्लो के लिए अगर तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, R = K(N2O5), तो कितना हो जाएगा ऑर्डर, 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। इस वाले देखो, चलो इसको पढ़ लेना, इसको देखो, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में होगा, स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला स्लो स्टेप है। यानी कि इसी स्टेप को देख करके मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बस खाली स्लो स्टेप के ऊपर। क्या लिखा हुआ है ना स्लो, हाँ लिखा रहेगा स्लो, कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है वो मेंशन रहेगा वहां पे सवाल में। तो ये स्लो है, स्लो को देख के तुमको लिखना, देखो स्लो को देख के इसने लिखा है R = क्या लिखा, K, 1 NO2 और 2 NO2, तो NO2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाए, 2 हो जाएगी, तो ऑर्डर कितना है, 2 है, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, जब ऑर्डर 2 है तो मॉलिक्यूलर। इस तरीके से आपको लिखना, देखो सब जगह स्लो दिया रहेगा, कौन सा स्लो है उसी को तुमको देखना है, लिखना। देखो स्लो को देखा, ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स, 1 और 2, पावर कितना चला गया, 2 चला गया, खत्म बात है। बस आपको यही देखना है, इतना ही खाली आपको, कुछ में हो गया क्या, कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिस क्वेश्चन भाई अपना घर पे करना, ठीक है। ये सब जो आ रहे हैं सवाल बीच बीच में, इनको आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, इन सबको प्रैक्टिस करना घर पे जाके, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। अब आगे आया तुम्हारा प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है।
अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म वाले जो सवाल है उनको आप छोड़ सकते हो, ये पुराने एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। मैकेनिज्म वाले सवाल पुराने एनसीईआरटी के हैं, उससे कोई मतलब तुमको नहीं है। मैकेनिज्म अब नहीं कहीं पर है, ठीक है। चलो पहला देखो, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये वाला तुम्हारा पूरा रिएक्शन है, ये उसका पहला स्टेप और ये उसका दूसरा स्टेप, ये वाला फास्ट है और ये क्या है, स्लो स्टेप है। तुमसे वो बोल रहा है कि तुम रेट लॉ बताओ, बता के दिखाओ रेट लॉ। स्लो स्टेप तुमको देखना है, रेट लॉ बताइए आप। रेट लॉ मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, R इज इक्वल टू के और ये सब चीजें, हाँ लिखना है, R इज इक्वल टू ये। R इज इक्वल टू के वाला आपको ये लिखना है। बॉडी भी थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हैं बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते। क्या तुमने लिख लिया? मैं लिख दूं क्या? स्लो स्टेप को मैं देख रहा हूं, मुझे रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, मैं खाली स्लो स्टेप को देखूंगा। NO3 और कौन है, NO है, साथ में K होता ही है, 1 और खत्म बात हो गई। इतना ही तो आसान है भाई। और देखो इसको करो, फिफ्थ वाले को कर लो। फिर से क्या पूछा, रेट लॉ पूछा है, ये स्लो और ये फास्ट। स्लो वाले को देख के हम लिख देंगे, बात खत्म हो गई। सब जगह वही सेम टू सेम, हर जगह सेम टू सेम। ये वाले अगर तुम सॉल्व करोगे, देखो बड़े ध्यान से, ये रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप और वो क्या है, फास्ट स्टेप। पहले तुमसे वो पूछा है, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2O2। देखना बड़े ध्यान से, स्लो वाले को देखना है। रेट लॉ क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, कौन कौन है इसमें, H2O2 है, पावर 1 है, और क्या है, I- है, रिएक्टेंट 2 है, पावर कितना है, 1 है। उसने पूछा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2O2, तो H2O2 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। फिर बात करो तुम, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और इसकी क्या है, इसकी भी 2 है, दो है मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर कितना है। अगर तुमसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है, किसका तुम देखोगे, स्लोएस्ट स्टेप का देखोगे। इसका क्या ऑर्डर है, 1 + 1 कितना है, 2 ऑर्डर है। सम कर दो भाई पावर्स का। फिर क्या भैया तुमसे, विच स्टेप इज RDS, कौन सा स्टेप, जो स्लो है ये वाला स्टेप क्या है, RDS है। आगे देखो, आगे पूछा उसने, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, मतलब क्या है, ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर होता है। देखो पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन क्या है तुम्हारा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब पावर, द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन इंडिकेटिंग हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, उनका जब हम लोग सम करते हैं, उनको जब जोड़ देते हैं, तो वही क्या है तुम्हारा ऑर्डर है। सिंपल सी बात है। वैल्यू क्या होती है आपकी ऑर्डर की, 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकती है। आगे देखो, डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन को देख करके फाइंड नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से फाइंड करोगे, एक्सपेरिमेंट से आ जाएगा। एप्लीकेबिलिटी क्या है तुम्हारा, अप्लाइज टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है, जो ऑर्डर है वो हम लोग एलिमेंट्री के लिए भी लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। एलिमेंट्री के लिए लिखना है तो देख करके रिएक्शन को लिख दो, कॉम्प्लेक्स के लिए तो हम लोग क्या देखेंगे, RDS को लिखेंगे, बात खत्म हो गई। आगे देखो, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, may not equal the number of reacted molecules in the balanced equation। मतलब क्या है, अगर ये रिएक्शन है तुम्हारा 2A से बना है B, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, A की पावर जो है, जो यहाँ पे पावर होगी वही क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, वही ऑर्डर होगा, ठीक है। अब ये जो पावर है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। वही चीज यहाँ पे लिखा है, मे नॉट इक्वल द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। आगे देखो, बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, डेफिनेशन हमको पता है, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। जो भिड़ते हैं उन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन जो भिड़ रहे हैं वो एटम या वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो तुम्हारे फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, 1 2 3 ऐसे होंगे, तो क्या हमेशा होल नंबर, कैन नेवर बी 0 और फ्रैक्शनल। कैसे फाइंड करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप्स स्टोइकियोमेट्री फॉर एलिमेंट्री। मतलब क्या है, स्लोएस्ट स्टेप को देख करके हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। बात करें एप्लीकेबिलिटी, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब क्या है, मॉलिक्यूलरिटी हम लोग बस खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई भी सेंस नहीं बनता है।
आगे देखना, स्टाइकियोमेट्री फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स द सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब क्या है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें, सिंगल स्टेप की बात करें, तो a प्लस बी गिव सी है, ठीक है। अगर इसकी तुमको देखनी है मॉलिक्यूलरिटी, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उनका क्या कर दो, सम कर दो। ये भी एक है और ये भी कितना है, एक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सीधा रिएक्शन को देखो, सम कर दो, ठीक है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, हाई ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली एज पर कोलिजन थ्योरी। अब क्या है, हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, लेकिन हमने थर्ड नहीं पढ़ा है, फोर्थ नहीं पढ़ा है, फिफ्थ नहीं पढ़ा है, 10th नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि जितना रिएक्शन का ऑर्डर बढ़ता जाएगा उसका मतलब क्या है कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक बार में एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि जो हाई ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ये लोग क्या होते हैं, रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लोग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जल्दी कोलाइड हो ही नहीं पाएगा। तो एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब हम लोग लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, थोड़ा खा पी करके। उसको सब बीच में रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, नीचे से करिएगा। तो गाइस हम लोग का जो ब्रेक था वो हो चुका है खत्म, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं फिर से हमारा जो भी काम यहाँ पे चल रहा था। अब क्या हमको देखना है, हमको क्या देखना है, अब इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी तक जो आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देखो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तुमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर तुमको याद है तो तुमने ये वाली इक्वेशंस पढ़ी हैं, r इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये तो पढ़ी है ना, इज इक्वल टू माइनस, ये फिर प्लस हो गया, मान के चलो ए से बी बन रहा है तो क्या हो गया, डी बी अपॉन डी टी। मान लो हमारा अगर रिएक्शन ये था तो ए से बन रहा था बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके। देखना ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, बातें क्या लिखी है पहले देखो। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब क्या था, फॉर द जनरल रिएक्शन ए बी बी सी सी और डी डी द रेट इज एक्सप्रेस्ड एज माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के ए और बी, ठीक है। अब देखना दिक्कत क्या थी इसके साथ, इससे भी सवाल सॉल्व हो रहे थे लेकिन दिक्कत क्या थी, दिस फॉर्म इज इनकन्वीनियंट बिकॉज डिटरमाइनिंग इंस्टेंटेनियस रेट्स रिक्वायर्स कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट। अब जो हमने ग्राफ देखा था आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था उस ग्राफ में, तो हमको वहां पे स्लोप फाइंड करना पड़ रहा था, ठीक है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का हमको स्लोप फाइंड करना पड़ रहा था। और होता क्या है, स्लोप जब हम लोग फाइंड करते हैं तो कई बार हमसे गलतियां वहां पे हो जाती हैं और हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाती है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या निकाला, हमने एक नया इक्वेशन निकाला, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्योंकि स्लोप फाइंड करने में क्या होता है, ऑफन आपकी जो वैल्यू इनएक्यूरेट आती है और कैसा है, कम्बरसम, मतलब क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको फाइंड करने में, बहुत लेंदी होता है प्रोसेस, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं डिराइव, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं क्या करना है हमको। क्या करो, पहले उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तुम लिख दो, ठीक है। क्या होगा देखना, आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, के ए की पावर जीरो ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर जीरो हो जाएगी। ए की पावर जीरो मतलब ये वैल्यू तो क्या है, 1 है। देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, के है। क्यों, यानी कि माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या है, के डी टी है। तो डी ए इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस के डी टी बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों का इंटीग्रेशन, तो तुम मुझे बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। वैसे डी का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इज इक्वल टू ये क्या है तुम्हारा, माइनस के डी टी, तो k तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर हमने कोई भी यहां पर रेंज नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब बुक्स में इसको लिखा रहता है एल, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन आई, क्या है, ए
इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से, अगर मैंने टाइम को जीरो कर दिया, मान लो क्या कर दिया, टाइम को जीरो कर दिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा जीरो, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब टाइम जीरो था उस समय पर ए की वैल्यू क्या रही होगी, ए नॉट रही होगी। ठीक है, ए नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उस समय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए नॉट बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन। अब देखना बड़े ध्यान से, यानी कि जहां जहां पर एल लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट, है कि नहीं, बात सही। देखो ए माइनस के डी प्लस ए नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या है, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से यहाँ कर दूँ, उल्टा कर दूंगा, जो कि मैथ में होता है। तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। क्या ये बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है भाई, खाली तुमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया और वहां पे एल की वैल्यू पुट कर दी, बात खत्म है। तुम्हारा क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसका, ए नॉट, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, के टी। एंड ऑफ डिस्कशन हो गया यहाँ पर। अब मान लो तुमसे वो सवाल में टी फाइंड करने को पूछे तो क्या कर दो, के को यहाँ पे रख दो, इनके नीचे कर दो, के पूछे तो टी को यहाँ रख दो, खत्म बात हो जाएगी। आगे देखो, अब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड अगर हम लोग बात करें, हालांकि इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग से, लेकिन हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, जब कंसंट्रेशन जो बची हुई है वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब रिएक्शन तुम्हारा आधा खत्म हो चुका है, आधा बाकी है। और इसमें जो ए होता है, इसमें जो ए होता है, ए का मतलब क्या है, कितना लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है। ए नॉट का मतलब क्या होता है, कितना स्टार्टिंग में था। तो रिएक्शन हाफ हो गई, मतलब अब बचा कितना, स्टार्टिंग में था ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, के टी है। ठीक है, तो हाफ लाइफ के लिए देखना, ए नॉट, ए का मतलब क्या है, कितना बचा, कितना बचा, हाफ बचा भाई, आधा बचा, ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू के। अब टी को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि हाफ के लिए तो क्या लिखूंगा, टी हाफ लिख दूंगा। ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा, इज इक्वल टू टी हाफ। जो के है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि जो टी हाफ की वैल्यू है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितना आती है, ए नॉट अपॉन टू के आती है। सिंपल सी बात है। क्या ये बहुत टफ है, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, टफ नहीं है भाई ये सब चीजें। अब क्या इसने बोला, यहां पर जो क्या है हमारा जो रिएक्टेंट है वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। अगर मान लो जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो गैसियस है, वो गैस है रिएक्टेंट, ठीक है, तो गैस के लिए हम लोग कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं। क्या हम लोग उसके लिए लिखते हैं, प्रेशर। तो यानी कि जहां जहां पर ए नॉट था वहां पे क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, और जहां पे ए है वहां पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए नॉट पी नॉट और ए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कर ही दोगे इसको, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू के टी, खत्म बात हो गई। पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू के टी। आगे देखो, कंप्लीशन टाइम, कब रिएक्शन पूरा हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर से वही है, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है। कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, कितना बचेगा, जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये ए नॉट इज इक्वल टू के टी, टी इज इक्वल टू क्या, टी 100%, कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन के। खत्म बात हो गई, ये भी है कि नहीं। ये आगे देखो, अब क्या तुम्हारा 3/4 लाइफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो 3/4 है वो खत्म हो चुका है। 3/4 क्या है, खत्म हो चुका है, तो कितना बचा, 1/4 बचा। मतलब आपका अगर 3/4 पूरा हो चुका है तो 1 माइनस 3/4 करोगे तो कितना बचेगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। यानी कि बचा कितना है, 1/4 बचा है। देखो भाई 3/4 लाइफ का मतलब क्या है कि आपके पास बचा कितना है, 1/4 बचा है। वही सेम है तुम्हारा ए नॉट माइनस ए का मतलब कितना बचा है, और कितना बचा है 1/4, मतलब ए नॉट अपॉन 4 इज इक्वल टू फिर से क्या है तुम्हारा, के टी है। ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, 4 ए नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी, यानी कि 3 ए नॉट अपॉन 4 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T3 भाई
खत्म बात हो गई। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं हर एक का निकाल सकते हैं, T½ का, T3/4 का, T4/4, T5/4 सब कुछ तो निकाल सकते हो। अब देखो सवाल, सैंपल प्रॉब्लम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। पहला क्या सवाल तुम्हारा, ये प्रेशर से दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे। मान लो तुमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको फाइंड करना है। कुछ सवाल या नहीं दिया हुआ है इसमें, अच्छा इसमें के की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। तुमको इसमें फाइंड करना है के, ठीक है, रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, के फाइंड करना है। तरीका देखना ये फाइंड करने का, क्या तरीका है आपका, कोई भी एक तुम टाइम ले लो, 0 से ले लो, मान लो 100, ठीक है, 0 से 100 आपका टाइम पीरियड है। तो 0 पे जो होगा कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हालांकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, P0 बोलेंगे। जो 100 पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। P0 तुम्हारा कितना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 5 × 10⁻3। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, P0 माइनस P इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, बस खाली P0 डायरेक्ट, P0 माइनस P इज इक्वल टू KT है। P0 कितना है, 5 × 10⁻3। P कितना है तुम्हारा, 4.20 × 10⁻3 इज इक्वल टू, तुमको K निकालना है। और टाइम कितना है, टाइम में कितना चेंज हुआ है, 0 से लेके 100 मतलब कितना, 100। 10⁻3 तो आ जाएगा कॉमन, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4.2 अपॉन 100, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 10 बचेगा यहाँ पर, और ये कितना 0.8, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इज इक्वल टू के। 10 से 10 कट गया, के इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बातें हैं, देखो आगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका यूनिट बता देना, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसमें के दिया हुआ है, तुझसे क्या पूछा उसने, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, ये हो ही नहीं पाएगा सॉल्व। और देखना क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें तुझसे टाइम पूछा उसने, ठीक है, टाइम पूछ रहा है वो आपसे, टाइम सॉल्व कर देंगे भाई इसको भी। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, A0 माइनस A इज इक्वल टू KT, ठीक है। इतना पूरा होने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो ये पूछ रहा है। A0 कितना दिया है, 0.10, A कितना दिया तुम्हारा 0.075, K कितना दिया है 0.0030 इज इक्वल टू T, ठीक है। अब क्या है, 0.10 को माइनस करना है तुमको 0.075 से। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 0, 0.025, 0.0030 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 0.025 है, 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, ठीक है। यहाँ से इसको हटाओगे तो 3 के बाद 0, यहाँ से 4 के बाद, यानी कि यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 0 0 कट गया। टाइम कितना हो जाएगा तुम्हारा 25/3, यानी कि 8 पॉइंट कुछ तुम्हारा ये टाइम यहाँ पर आएगा सेकंड में, 8 पॉइंट आपका कुछ सेकंड यहाँ पर आएगा। सीधा तुमको फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला लगा भाई, A0 भी दिया, A भी दिया हुआ है, K भी दिया हुआ है, तो फिर T पूछा है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आगे बढ़ जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, वो मैं नहीं कराने वाला हूँ। अब क्या है तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो के लिए हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है हमको, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है। देखो ध्यान से, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन, मतलब क्या, अगर रेट सिर्फ एक कंसंट्रेशन पे करता है डिपेंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर से हमको अगर इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करना है तो फिर से वही करना पड़ेगा। पहले क्या लिखो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लो, और क्या लिख लो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। क्या होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, के, इस बार a की पावर 0 नहीं होगा, इस बार क्या होगा, a की पावर 1 होगा, उधर लेके जाओ भाई, तो माइनस DA अपॉन DT, ठीक है, इसको DT क्या, जो a है उसको ले आओ नीचे, इज इक्वल टू K DT, ठीक है। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, क्या होता है, ln x, ठीक है, ये वही तो है 1/x dx, ये इसका मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो अगर मैं a को x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/x dx, इंटीग्रेशन दोनों का फाइंड कर लो। इसको ये वाले माइनस को एक काम करो, वहाँ लेके चले जाओ, इस वाले माइनस को यहाँ से डायरेक्ट कहाँ लेके चले जाओ, इधर माइनस के कर दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, ln a हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू K, तो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा,
ठीक तो है, के तुम्हारा क्या कांस्टेंट तो बाहर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है। बात करें dt की तो dt ऐसे ही रहेगा, dt क्या हो जाएगा तुम्हारा t बन जाएगा और प्लस साथ में क्या आ जाएगा l आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेंज दी हुई नहीं थी। ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल, इसको यहाँ पे लिख लो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग l की वैल्यू फाइंड करते हैं। l की वैल्यू के लिए क्या कर दो, t क्या कर दो, 0 कर दो। तो जब t 0 है उस टाइम पर ये पूरा का पूरा तुम्हारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि उस समय ln a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। अब जब t 0 है उस समय a की वैल्यू क्या रही होगी, a नॉट रही होगी, यानी कि l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a नॉट हो जाएगा। देखना, यानी कि जहां जहां पे l है वहां पे तुम क्या लिख सकते हो, ln a नॉट लिख सकते हो। अब देखना, तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। देखो बड़े ध्यान से, ln a ये है ना भाई, तो माइनस क्या हो जाएगा ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, खत्म, बात हो गई। आगे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको पहले तो कर दो उल्टा, क्योंकि माइनस को मुझे हटाना है। इसको मैं क्या कर दूंगा, ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ln की तो वैल्यू पढ़ते नहीं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉग पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग में चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो ln को चेंज करो लॉग में, तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग a नॉट माइनस 2.303 लॉग a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से के हो जाएगा, ठीक है। अब ले लो भाई कॉमन, अगर मैं 2.303 को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, लॉग a नॉट माइनस लॉग e। ये थोड़ा सा भाई कॉम्प्लेक्स जाएगा, चीजें टफ होती हैं, ठीक है। खत्म हो गया तुम्हारा। अब लॉग a नॉट माइनस लॉग a को मैं क्या लिख सकता हूं, बताना भाई, लॉग a माइनस लॉग b को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a अपॉन b। है पॉसिबल भाई, ये चीज होता है, ठीक है। तो यानी कि लॉग a हो गया, ये लॉग b हो गया, लॉग a माइनस लॉग b को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a अपॉन b। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे 2.303 लॉग a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू क्या था वहां पे, के टी। ये क्या आ गया तुम्हारा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो इसका डेरिवेशन है आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, ये नोट्स में भेज दूंगा, इस नोट्स को तो अगर तुम 2-3 बार ऐसे देख देख के लिखोगे तो तुमको अपने आप आ जाएगा समझ में। टफ इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत क्या किया हमने यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो ln है उसकी वैल्यू नहीं पढ़ते, तो मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया, लॉग में चेंज किया, और यहाँ पे लॉग का बेसिक रूल लगा दिया, लॉग a माइनस लॉग b। सिंपल सा आपका ये सवाल है। आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन मैंने पहले ही कर दिया डेरिवेशन। अब देखो क्या लिखा उसने, अगर यहां पर फर्स्ट ऑर्डर जो हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन वाला, अगर उसके जगह पे क्या आ जाए, हमारे जो रिएक्टेंट लोग कैसे आ जाए, गैस में आ जाए, गैस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, A गिव्स B प्लस C, T इज इक्वल टू 0 पे ये तुम्हारा कितना है, P है, ठीक है, ये 0 होगा और ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। T इज इक्वल टू T सेकेंड पे, ठीक है, मान के चलो T इज इक्वल टू T पे, अगर P में से क्या घटेगा, X घटेगा, तो ये भी तुम्हारा x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। क्या ये बात सच है, ठीक है भाई। आगे देखो, अब मुझे पता है जो P नॉट है वो तो यही है जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, और P की वैल्यू क्या है, ये है P की वैल्यू, और ये क्या है, P नॉट है, जो स्टार्टिंग में था वो P नॉट और जो बाद में जो P है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे देखना, ठीक है, अब तो हो ही गया, अब वही सब लगा दो, क्या होता है 2.303 लॉग, क्या लिखते हैं हम लोग, जहां पर लिखते थे A नॉट वहां पे क्या लिखेंगे, P नॉट लिखेंगे, P नॉट अपॉन P क्या है तुम्हारा, P माइनस एक्स है, इज इक्वल टू क्या है, के टी है, बात खत्म हो गई। इस तरीके से आपको इस तरह के सवाल को कर लेना है। ये तुम्हारा क्या हो गया, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो उसके लिए तुम्हारा ये आ गया इक्वेशन। अब देखना बड़े ध्यान से आगे, अगर हम लोग और बढ़ जाए तो ये क्या है तुम्हारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो अभी तुरंत हमने कर लिया है जीरो ऑर्डर के लिए। अरे कैसे हट गया यार पूरा का पूरा,
बंद हो गया था क्या फोन बीच में से? ठीक है हो रहा है। ठीक, ये लोडिंग क्या हो गया यार बीच में से बंद। देखते हैं भाई, ये बीच में पता नहीं कैसे बंद हो गया अपने आप, कुछ ना कुछ ग्लिच आ गया है। तो तुम लोग ब्रेक ले लो, डेरिवेशन एक बार देख लो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का फटाफट। अगर लिख लिया कॉपी में देख लो, वरना मैंने नोट्स भेजा है ग्रुप में, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखना भाई आ गया। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, अभी बहुत बचा है भाई, अभी बहुत बचा है। ये सब हो गया ना, जीरो ऑर्डर के लिए हो गया ये 0.512, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रेशर की फॉर्म में दिया, इसको सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग जान जाएंगे बहुत कुछ, ठीक है। रिएक्शन देखना क्या है, 2N2O5 गिव्स 2N2O4 और O2, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, सारे के सारे गैस में। गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज प्रेशर यूज करते हैं। देखना पहले क्या तुम्हारा टाइम जो है वो 0 सेकेंड था, टाइम इज इक्वल टू क्या है, 0 सेकेंड है। कितना है प्रेशर, 0.5 है। इन लोगों का क्या होगा, 0 0 होगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन, 0 और 0 होगा। जब तुम्हारा प्रेशर क्या हो गया, 0.512 हो गया, ठीक है, इसको भूल जाओ 100, ठीक है। 0.5 क्या तुमको लिखना, देना पड़े ध्यान से, माइनस क्या लिखो इसको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिखो 2 और साथ में क्या लिख दो, x लिखो, ठीक है। 0.5 माइनस 2x, ये कितना बनेगा, ये 2 था तो ये भी 2 था, तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा तुम्हारा, x बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 है तो 2x बना, ये 1 है तो x बना, ठीक है। अब उसने क्या बोला, टोटल प्रेशर लास्ट में इतना है, यानी कि इन सबको जोड़ करके जो प्रेशर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 0.512 आ रहा होगा। देखो भाई 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.512 आ रहा है। माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा तुम्हारा 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.512 माइनस 0.5, ठीक है। माइनस करो तो इसको क्या हो जाएगा, 0.512 0.500 0.012, तो x की वैल्यू कितना है 0.012, ठीक है। अब अगर तुमको यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन लिखना है, अगर आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है, तो तुमको यहाँ पे पी नॉट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए। किसका, इसका पी और इसका पी नॉट होना चाहिए पता, ठीक है। पी नॉट तो क्या होता है, जब टाइम 0 है, पी नॉट तुमको पता है, क्या तुमको इसका पी पता है, पता तो है पी, लेकिन यहाँ पे बीच में x आ रहा है, ठीक है, और x की वैल्यू हमने वहां पर फाइंड कर ली है, यहाँ से p आ जाएगा, p कितना आ जाएगा 0.5 माइनस 2x, x कितना है 0.012, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.024 हो जाएगा, माइनस करोगे यहाँ से तुमको p मिल जाएगा, ठीक है। फिर उस p को तुम उसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में रख देना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, 2.303 लॉग p नॉट अपॉन p इज इक्वल टू क्या है kt, खत्म बात है, ठीक है। ये p रहा, ये है p नॉट, और ये क्या है तुम्हारा, यहां से जाएगा p, दोनों को यहाँ पुट कर देना। टाइम दिया हुआ, टाइम कितना है 100 सेकेंड है, और तुमसे उसने k पूछा होगा, हाँ k पूछा है, रेट कांस्टेंट, खत्म बात हो गई। एनसीईआरटी का सवाल मार दिया खटाखट। अब देखो हाफ लाइफ पहले से हमने पढ़ ली है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ देना क्या होता है, क्या होता है हाफ लाइफ, तुम्हारा हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जो था, अगर आपका जो कंसंट्रेशन है वो उसका हाफ हो जाए, वो होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है, देखना बड़े ध्यान से। सिंबल क्या होता है इसका, टी और हाफ लगा दो, ठीक है। 0 ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा, ए नॉट की पावर 0। सिंपल सा क्या है तुम्हारा, वो सब छोड़ो, जनरल इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर हमको टी हाफ फाइंड करना है किसी का भी, और देखना है जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे किस तरह डिपेंड करता है, या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन पे किस तरह करता है डिपेंड, तो क्या कर दो, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस n, ठीक है।
जैसे हमको ये निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। मतलब अगर तुम ए नॉट को बढ़ाओगे तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये तो जीरो के लिए हो गया। बात करें फर्स्ट की, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि जो टी हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता। ए नॉट में कुछ भी चेंज करो लेकिन टी हाफ जितना था उतना ही रहेगा। वैसे सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे होता है ए नॉट वैसे ही क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। गैसियस के लिए पी नॉट और नॉर्मल के लिए क्या होता है, ए नॉट होता है। बात खत्म हो गई। अब देखना फ्रैक्शनल लाइफ का मतलब क्या होता है, टाइम फॉर 1/n ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट। ठीक है, किसी काम का नहीं है, जो पढ़ा है उसी को पढ़े रखो, इन सब में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ा है क्या झंझट करना बार बार, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ऑर्डर इसके ऊपर सवाल आएगा। जो भी आखिरी टेस्ट हुआ था, ऑफलाइन वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, उसमें भी सवाल इसके ऊपर T75 वाला सवाल आया था, और एक दो सवाल इसके ऊपर फिर से आने वाले हैं। कम से कम एक सवाल इसके ऊपर फिर से आएगा। तुमसे क्या बोलेगा वो, जो T75% है ये क्या होता है, टी हाफ का डबल होता है। तो अगर टी हाफ दिया हुआ है तो तुम T75% उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर नहीं भी दिया है तो टी हाफ फाइंड कर लो और ये आ जाएगा तुम्हारा। वैसे T87.5% का होता है, ट्रिपल होता है टी हाफ का। हाँ बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारा T93.75% क्या होता है, चौपल, क्वाड्रुपल होता है हाफ का, चौपल बदल दिया गया। T96.7 क्या होता है, 5 टाइम्स होता है। 99.9 क्या होता है, 10 टाइम्स। अभी आएंगे सवाल इसके ऊपर करने के। आगे देखो, जनरल रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर, चलो किसी काम का नहीं है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। मतलब क्या है, एक हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचा, कितना बचा, A0/2 बचा। 2 के बाद A0/4, 3 के बाद A0/8। मतलब अब देखो, तुमसे वो बोले 3 हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचा, मैं बता रहा हूँ 3 हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचा। सिंपल फॉर्मूला तुम्हारा ये है, A = A0/2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ n हाफ, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 3 हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचा, तो कितना बचा, 3 मतलब n की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A 2 की पावर 3 मतलब कितना, 2 2 4 2 A कितना हो जाएगा तुम्हारा, A0/8 हो जाएगा। जैसे मान लो ये आया सवाल, किसी भी सवाल में, अभी देना सवाल बता रहा हूं, जो A0 है वो दिया है 4 मोलर। कितना दिया है, 4 मोलर। ठीक है, मोल पर लीटर जिसको बोलते हैं। तुमको बताना है 3 हाफ लाइफ के बाद, किसके बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद, मान लो इसमें K दिया हुआ है कुछ, K दिया है 2। ठीक है, अब तुमको बताना है 3 हाफ लाइफ के बाद 3 हाफ लाइफ पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, 3 हाफ लाइफ पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन आपका, फर्स्ट ऑर्डर। देखना बड़े ध्यान से, सवाल में तुम बता रहा हूं। अगर तुमको टी फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, KT = 2.303 log A0/, यही तो होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से, तुमसे वो टाइम पूछा है, K दिया हुआ है 2 कोई बात नहीं, A0 दिया हुआ लेकिन A नहीं दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है, कितना बचा। A के लिए क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाफ अगर दी हुई है तो A = क्या होता है, A0/2 की पावर n। कितनी हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ, यानी कि n कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा। तो A कितना हो जाएगा, A0/8 हो जाएगा। यहाँ इसका फायदा होता है, तो यानी कि जहां पे A है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A0/8 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आपको फायदा देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है। आगे देखना, सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, K की वैल्यू इतना है। उसने क्या बोला, जो टाइम है A0 से A0/16 होने में कितना टाइम लगेगा, A0 से A0/16 होने में कितना टाइम लगेगा। सॉल्व करो भाई सब लोग इसको। फॉर्मूला क्या है, 2.303 log फर्स्ट ऑर्डर ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A0/A = क्या होता है, KT होता है। K दिया हुआ है, देख लो भाई क्या दिया उसने, A0 से कितना हो गया, A0/16। तो स्टार्टिंग में A0 था तो ऊपर क्या लिखोगे, A0 लिखोगे, बाद में कितना हो गया, A0/16।
ए नॉट अपॉन 16 लिखो या फिर इसको ऊपर जाके कर दो मल्टीप्लाई, बात एक ही पड़ेगी। मैंने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, के कितना है 60 है, टाइम हमको निकालना है, कितना हो जाएगा 2.303, ए नॉट से ए नॉट कट गया तो कितना हो गया log 16 हो गया, और log 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 क्या होता है 16 होता है, 60 मल्टीप्लाई बाई टी हो गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.303, ये आगे आ जाएगा log ए की पावर बी क्या होता है बी log ए हो जाता है, ठीक है। वैसे तुम्हारा log 4 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 2 log 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 इंटू टी था, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 2, log 4 की क्या होती है वैल्यू 0.60, ठीक है। काटो पीटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटोगे तो 100 हो जाएगा, 60 से 60 कट गया, कितना हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा टी हो गया। अब मल्टीप्लाई तो कर लो, 2 3 जा 6, 2 0 2 3 6 2 2 4.606 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो गया टी हो गया। अब इसको चेंज कर लो यार, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4.6 इंटू, ये सब छोड़ दे रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 सेकेंड्स, ये क्या है आपका टाइम आ गया, खत्म बात हो गई। इस तरह खाली आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और देखो अब ये जो प्रैक्टिस वाले सवाल है वो आपको खुद से करने हैं, फिर क्या आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा भाई इसको, अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो हमारा आखिरी जो सेशन है वो हम लोग अभी पूरा कर देंगे, खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। अब देखना आपको कुछ इस तरह के सवाल जो अभी हमारे पहले आए थे कि आपका अगर ए से बन रहा है बी और रेट लॉ, ठीक है, क्या किया उसने, जब ए को कर दिया डबल तो जो रेट है वो आपका क्वाड्रुपल हो गया, या फिर रेट आपका 8 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, तो आपको बताना है कि ऑर्डर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। उस तरह के सवाल हमको मिलते हैं तो देखना पड़ेगा जैसे कैसे सॉल्व करेंगे उस तरह के सवालों को। क्या लिखा है तुम्हारा, फॉर रिएक्शन N1A plus N2B plus N3C gives a product, measure initial rates by varying one reactant's concentration while keeping others constant। मतलब क्या है, if doubling A quadruples rate, तो रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए को जब डबल किया तो जो तुम्हारा जो ए रेट है वो क्या हो जा रहा है क्वाड्रुपल, वो 4 गुना हो जा रहा है, तो ए की पावर कितनी चलेगी 2 चलेगी, यानी कि क्योंकि हमने इसको डबल करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। जब तुम ए को डबल करोगे, जब 2a यहाँ पे लिखोगे तो ये तुम्हारा पावर कितनी है, डबल स्क्वायर है उसका, तो रेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स जाएगा, पहले 1 था अब कितना हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो वो ये वाली बात कर रहा है, तो यानी कि जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है 2 है, ठीक है। तो क्या लिखा तुम्हारा, इफ डबलिंग बी डबल्स द रेट, मतलब जब बी को कर रहे हैं डबल तो रेट क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है, इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जब इसको 2 किया तो ये भी क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। इफ डबलिंग सी हैज नो इफेक्ट, यानी कि जो आर है वो सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सी की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका रेट लाइक क्वेश्चन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1 और सी की पावर 0, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवर ऑर्डर क्या होता है 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह का तुमको इसको सॉल्व करना है, इस तरह के सवाल को, तो तुमको डबल कर रहा है, इसे वो बोलता है कि अगर मैंने इसको ट्रिपल किया तो जो रेट है वो हो जा रहा है 9 गुना, तो भी क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगी। उसने बोला अगर मैंने ए को डबल किया तो रेट हो जा रहा है 8 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको वैसे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल रेट लॉ तुम्हारा हो गया। Alternatively, for rate is equal to k a की पावर n with initial concentration C1 C2 and rates R1 R2, n क्या हो जाएगा तुम्हारा log R1 R2 अपॉन log C1 C2, ठीक है। अगर हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमको ऑर्डर फाइंड करना है और अलग अलग कंसंट्रेशन दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग दी हुई है, यानी कि अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट क्या है अलग अलग दिया हुआ है, n अगर फाइंड करना है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। इस तरह के सवाल बहुत रेयर पूछे जाते हैं फॉर्मूला, लेकिन मैंने फिर भी तुमको बता दिया है। आगे देखना सवाल देखो, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, रेट दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, निकालना क्या है, गलत भाई रिएक्शन पूरा ही नहीं है, तो ऐसा सवाल नहीं पूरे हैं, हालांकि ये सवाल आपका पूरा नहीं है,
और इसमें तुमको क्या निकालना है, इसमें तुमको के नहीं, ये भी नहीं पूरा है भाई, सवाल ही नहीं पूरे हैं। आगे देखना पड़ेगा ध्यान से। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद से करने। प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले ही बोल दे रहा हूँ, एक भी प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। तुम जब टेस्ट दे करके आओगे तुमको फील होगी सही तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आ गए हैं सवाल। प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। जो लेक्चर देख रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, लेक्चर अगर देख रहे हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज छोड़ के मत जाना। आगे देखना। अब क्या है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। भाई पढ़ चुके हैं यार, इसमें क्या पढ़ेंगे फिर से, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये हमको पता है। इनिशियल कंसिडरेशन एक्स सब पता है भाई, उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे लिए, अगर मैं कुछ नया बता दूंगा तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बस खाली सब कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सब पढ़ चुके हैं। लेकिन एक आपका आता है सवाल कि हमको बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ही है कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है। अगर तुमको ये वेरीफाई करना है कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या करो, अलग अलग कंडीशंस पे के की वैल्यू निकाल देना पड़े। जैसे जैसे ये उसने क्या क्या बोला कि तुमको ये वेरीफाई करना है कि शो दैट द रिएक्शन इज मोनोमोलिकुलर। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन आपका वो फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या करो, अलग अलग टाइम्स पे क्या निकाल लो, के की वैल्यू निकाल लो। अलग अलग टाइम्स पे क्या निकाल लो, के की वैल्यू निकालो। अगर के की वैल्यू सिमिलर आ रही है, लगभग लगभग सेम आ रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसे मान के चलो, इसका एग्जांपल देखना। मान लो मैंने पहले निकाला के की वैल्यू टाइम 600 से लेकर के 1200 तक के लिए, ठीक है। फिर निकाला मैंने के की वैल्यू टाइम 600 से लेकर के 1800 तक के लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है सब के लिए, यहाँ पर देना पड़ जाए। अगर जो के की वैल्यू है वो लगभग लगभग दोनों केस में सेम आ रही है, यहाँ पर 600 के लिए दिया है कितना 22.8, 1200 के लिए दिया 13.8, 1800 के लिए क्या दिया 8.2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर के की वैल्यू लगभग लगभग कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, कैसा है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे तुमको इसको देखना है, ठीक है। अब देखना क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। Pseudo first order reactions are not inherently first order but behave as such when one reactant is in large axis keeping its concentration nearly constant। मतलब क्या है pseudo first order का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन इसमें है क्या कि एक जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में है। जैसे जनरली पानी होता है, ठीक है। मान लो हमारा एक इक्वेशन है, देखना पड़े ध्यान से, क्या है तुम्हारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये तुम्हारा क्या है, इथाइल एसीटेट है, पानी से रिएक्ट किया, आपका ये बना, ठीक है। अब क्या है इसमें जो पानी है, हमारे पास पानी तो भाई बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा हमको लगता है कि है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे देखो तो पानी हमारे पास बहुत सारा नहीं है, इसलिए पानी को हमको मिसयूज नहीं करना चाहिए जनरली, अगर देखा जाए तो, ठीक है। जनरली हमें पानी को मिसयूज नहीं करना चाहिए, है ना। भूख लगी है बहुत तेज, क्योंकि भाई ये लेक्चर हमारा वो लगभग लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा होने वाला है भाई इसमें, ठीक है। इसलिए भूख बड़ी तेज लगी हुई है मुझे। मैंने कुछ खाया नहीं, खाली 5 मिनट का ब्रेक लिया पानी पीने के लिए। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इसमें एक तो रिएक्टेंट कौन है, इथाइल एसीटेट है, और एक कौन है आपका पानी है। पानी हमारे पास बहुत सारा है, इनके पास बहुत सारा है, इसलिए पानी क्या एक्सेस में है, ये तुम्हारा एक्सेस में नहीं है, इसलिए रेट बस खाली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इथाइल एसीटेट के ऊपर, क्योंकि पानी तो क्या एक्सेस में है, पानी कम होगा ही नहीं, इसलिए रेट पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी को मिला क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। while the order with respect to each reactant is 1 making the overall order to the rate law is इतना। ये तुम्हारा नॉर्मल आपका रेट लॉ ऐसे होता है, रेट इक्वल टू के ए बी होता है। लेकिन अगर एक रिएक्टेंट दोनों में से एग्जांपल के रूप में बी आपका लार्ज एक्सेस में बहुत सारा है, तो उसका कंसंट्रेशन लगभग लगभग क्या रहेगा हमेशा, क्योंकि वो बहुत सारा है तो उसका कंसंट्रेशन घटेगा ही नहीं, इसलिए रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट बस खाली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, द रेट देन डिपेंड्स ओनली ऑन ए मेकिंग द रिएक्शन इफेक्टिवली फर्स्ट ऑर्डर। खत्म बात हो गई, वही चीज वहां पे एग्जांपल में लिखी हुई है। आगे देखो, किसी काम का नहीं है, वॉल्यूम के ऊपर नहीं पढ़ते हैं, किसी काम का नहीं है, वॉल्यूम के ऊपर नहीं पढ़ते हैं। सवाल है भाई, क्या पूछा है, हाँ लिख क्या लिखा है, शो इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज H2O रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर तुमको प्रूव करना है, स्यूडो हो या कोई भी हो फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या करो, दो अलग अलग टाइम पे क्या निकाल दो, के निकाल दो। अगर के कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है, के नहीं आ रहा है कांस्टेंट तो क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। कौन सा ऑर्डर है फिर वो अलग बात है। 0 से 30 पे निकाल दो और 0 से 60 पे निकाल दो। ट्राई करना कि 0 को तो लेके चलो ही चलो। आगे जो क्या लिखा, अब लिखा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स, कैलकुलेट के एंड टाइम फॉर 80% कंप्लीशन।
40% रिएक्शन पूरा हो चुका है, कितना बचेगा तब 60% मतलब बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम इनिशियल को ए नॉट मानो तो फाइनल को क्या मान लोगे, ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, इनिशियल को ए नॉट नहीं 100 मान लो, ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, बचा कितना है 40 हो गया तो 60 बचा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 60 और ए नॉट की वैल्यू 100, ऐसे कर सकते हो भाई। ये बहुत एकदम सुंदर तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। अगर परसेंटेज के फॉर्म में सवाल दिया हुआ है तो ए नॉट और ए को 100 और ये अपना मान के चलो, ठीक है। 40% पूरा हो गया मतलब 60 बचा है, तो ए की वैल्यू 60, ए नॉट की वैल्यू 100। फिर क्या उसने पूछा कि तुम यहाँ से फाइंड कर लोगे, पूछ रहा टाइम 80% पूरा होने के लिए, 80% पूरा हो गया तो ए नॉट की वैल्यू तो सही रहेगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना बचा 80% हो गया पूरा तो कितना बचा 20 बचा। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। आगे देखो वही चीज है भाई, देखो ये रिएक्शन इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे प्यारा सवाल जो मुझे लगता है वो ये लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम खुद से ट्राई करो। नहीं हो पाएगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो कल मुझसे आके मिल लेंगे संडे के दिन, खत्म बात। डिकम्पोजिशन भाई देखो सॉल्व करना, देखा 1/4 कंप्लीट्स इन 32 मिनट्स, फाइंड टी हाफ। 1/4 हुआ 32 मिनट में, तुमको टी हाफ फाइंड करना, टी हाफ मतलब 1/2। सॉल्व करना भाई। और जना क्या लिखा है, खत्म है भाई, चैप्टर ही खत्म हो गया। कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, अनहीनियस भाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी। देखो क्या है लिखा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर रेट कांस्टेंट डिटरमिनेशन। अब क्या है, हमने फॉर्मूला के थ्रू रेट कांस्टेंट फाइंड करना सीख लिया है, लेकिन अगर मुझे रेट कांस्टेंट फाइंड करना है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं वो मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्या है तरीका, कंसंट्रेशन चेंज मेथड। ये सब क्या है इसको तुमको कोई मतलब नहीं है, खाली नाम। सिलेबस में ये पहले हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए। कई बार अगर कोई शब्द तुमको, कोई बुक तुमने पढ़ा और ये शब्द अगर मिल गए तो ऐसा ना हो तुमको ये लगे कि तुमने ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आप फैमिलियर रहें, इसलिए बोर्ड एग्जाम में आने का चांस मिनिमम है 0.0001% भी चांस नहीं है, लेकिन शब्द मिल जाए भाई। पहला क्या मेथड होगा, कंसंट्रेशन चेंज मेथड, फिर क्या है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, फिर क्या है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, फिर क्या तुम्हारा प्रेशर चेंज मेथड। याद करना एज इट इज, तुमको खाली रट लेना है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऐसे फाइंड कर सकते हैं रेट कांस्टेंट को। आगे देखो अब क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। देखना रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद द रेट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। मतलब क्या है, जो रेडियो एक्टिव डीके का जो होता है रिएक्शन वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। मतलब जैसे रूल्स, जैसे इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में थे वैसे ही रेडियो एक्टिव डीके में भी होते हैं, ठीक है। बस खाली वहां पे कंसंट्रेशन था, यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स आ जाते हैं, बस खाली इतना अंतर है। अगर तुमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद है तो वहां पे रेट डिपेंड करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यहाँ पे रेट करेगा डिपेंड किस पे, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पे, इतना अंतर है उसका। अब देखना रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक क्या होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब देखना, एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम दे एमिट अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन। मतलब क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये लोग आपका खुद से ही नेचुरली ही कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये आपका प्रोसेस है, नेचुरल है, खुद से हो रहा है। लेकिन सेकंड टाइप जो है वो क्या है आपका, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है तुम्हारे, यहाँ पे क्या थे, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे कौन आएंगे, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दे प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपॉन बम्बार्डमेंट विद पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो रियल में रेडियो एक्टिव नहीं है, जब उनके ऊपर तुम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बम्बार्ड करोगे, फेंकोगे स्पीड से, तब उनके अंदर से क्या निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी। सिंपल सी बात ये है। इस तरह के डीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रेडियो एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जो हम करा रहे हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डाल के हम जबरदस्ती करा रहे हैं। और एक क्या तुम्हारा नेचुरल जो खुद से होता है, जो नेचर का करा रहा है। देखो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या है, एमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और आइसोटोप्स। रेट क्या है तुम्हारा, वही सेम टू सेम है, dN अपॉन dt। वहां पे क्या था, dA अपॉन dt इज इक्वल टू kN, खत्म। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t। इससे तुमको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इससे है। देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, 2.3। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर से मैं करूंगा रिलेट, k इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन t। वहां पर भी ऐसे ही था, log a नॉट अपॉन a था, ये क्या है, n नॉट अपॉन n है, खत्म बात, ठीक है, कोई चीज नहीं है।
हाफ लाइफ वही हो जाएगा भाई, वहां की भी हाफ लाइफ क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या आई थी 0.693/k, हमने सॉल्व नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ा है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट, ये हमने पढ़ लिया था। एवरेज लाइफ देना क्या है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है मतलब समझना, इसमें इन लोगों में हम लोग जनरली हाफ लाइफ नहीं पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव डीके केस में हम लोग हाफ लाइफ जनरली नहीं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके में आपका कभी भी जो है वो सॉरी हाफ लाइफ तो हम लोग इनके लिए पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए अब देखो भाई इतना समय बीत चुका है कि दिमाग भी काम करना बंद है, मेरी हैबिट नहीं है भाई, लोगों की हैबिट होती है बहुत लंबी लंबी क्लास मारने की, मेरी ऑनलाइन में बहुत लंबी क्लास लेने की जो हैबिट है वो नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, और ये मैं अपना वादा पूरा भी करूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपके साथ पढ़ूंगा। अभी तुम अगर 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे इस लेक्चर को, तो मैंने भी 2 घंटे यहाँ पे खड़े होकर के ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बल्कि तुम्हारे लिए ये काम आसान है, आपको खाली कॉपी किताब खोल करके सामने फोन रख के सामने लैपटॉप रख के खाली आपको पढ़ना है। मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, मुझे बोलना है भाई लगातार, मुझे 2 घंटे तक लगातार बोलना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ नोट करना है और सवाल सॉल्व करने हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो स्टूडेंट है उसका काम ज्यादा आसान होता है और टीचर का काम क्या होता है, ज्यादा टफ होता है भाई, ये तुमको भी पता है बहुत अच्छे से कि टीचर का काम क्या है, ज्यादा टफ है आपके लिए। एवरेज लाइफ अब देना क्या है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस आपको कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कभी भी वो पूरा नहीं होता, इसलिए इनके लिए हम लोग कंप्लीट लाइफ नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं इनके लिए एवरेज लाइफ पढ़ते हैं। सिर्फ तुमको इनका फॉर्मूला जानना है, T इक्वल टू क्या होता है 1/K होता है, खत्म बात खत्म, और कुछ नहीं। प्रॉब्लम भाई देखो तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी, इजी प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह है भाई, सेम टू सेम फर्स्ट ऑर्डर एकदम सेम टू सेम। अब कहाँ पे हम लोग आ गए, एक्टिवेशन एनर्जी पे, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट तो ठीक है यार, अर्हीनियस इक्वेशन वाली नहीं है ना, रुकना भाई 2 मिनट, मुझे थोड़ा सा मैं ये देख लूँ, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ अलग हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं देख लेते हैं, लेकिन अर्हीनियस वाला जो है मुझे यहाँ से नहीं पढ़ना है, बल्कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट्स यहाँ से पढ़ना, ठीक है ठीक है, चलो 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 भाई आते हो। एक्टिवेशन एनर्जी देखना क्या होती है, क्या लिखा है, कोलिजन थियरी स्टेट्स दैट केमिकल रिएक्शंस अकर बिकॉज मॉलिक्यूल्स और एटम्स कोलाइड विद ईच अदर, ये हमको पता है। कोलिजन थियरी क्या बोलती है कि आपका जो भी रिएक्शन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जब वो आपस में भिड़ते हैं तो आपका कोलिजन होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है। हाउएवर नॉट ऑल कोलिजन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या है, सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बनता नहीं है। आगे देखो, ओनली सर्टेन कोलिजन्स कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि भिड़ गए तो तुरंत प्रोडक्ट बन ही जाएगा, कुछ ऐसे कोलिजन हैं जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, जब वो वाला कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, कब होता है वो वाला अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है, देखना ध्यान से, इफेक्टिव कोलिजन्स हैव, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, इफेक्टिव कोलिजन्स हैव, कहाँ था यार मैं, हाँ, मस्ट हैव 2 कंडीशन, 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या है तुम्हारा, द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी, मतलब क्या है, समझाता हूं मैं तुमको, अगर किसी रिएक्शन को होना है, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को एक पार्टिकुलर एनर्जी हमेशा चाहिए होती है, अगर रिएक्टेंट उतना एनर्जी अचीव करेगा तभी वो रिएक्शन हो पाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कोलिजन के लिए भी, क्योंकि कोलिजन होने से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, इसलिए कोलिजन होने के लिए जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स है उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, अगर उतना एनर्जी है तो कोलिजन होगा और रिएक्शन आपका पूरा होगा, अगर उतना एनर्जी नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा और रिएक्शन भी नहीं होगा। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। आगे देखना, द पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन टू अलाउ बॉन्ड्स टू ब्रेक एंड फॉर्म न्यू, मतलब क्या है, अब अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है बॉन्ड्स ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का, अगर आपने एनसीईआरटी आपके पास है तो आप देखिए उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का वहां पे एक पार्टिकुलर बहुत खूबसूरत डायग्राम दिया, उसे तुम एकदम समझ जाओगे, ठीक है। उसी को, उस डायग्राम से तुम क्या जान जाओगे कि आपका ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, मैं तुमको बता रहा हूं, हालांकि
अब देखना क्या है, अगर इस रिएक्शन को होना है इसका मतलब क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है, जो पुराना बॉन्ड था वो टूटेगा और यहां पे नए बॉन्ड बनेंगे। अगर ये ए मान लो यहां से आके इससे जुड़ना चाहेगा तो सी क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा, सी उसको जुड़ने नहीं देगा। तो अगर कोलिजन इस साइड से होना है तो वो तो इफेक्टिव कोलिजन में गिनती नहीं होगा। लेकिन अगर यही कोलिजन इधर से आके इससे भिड़ेगा तो आपका जो है वो कोलिजन प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो ए जो है वो बी के साथ बॉन्ड तुरंत बना लेगा। आप समझना मेरी बात को तो कुछ इस प्रकार से तुमको ये दिखाई देगा, ए का बॉन्ड बी से बना है और बी का जो बॉन्ड सी से था वो आपका टूट रहा है। ऐसे आपको बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट था, कोलाइड किया आपस में। अगर ऐसे करेगा कोलाइड तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ऐसे करेगा तो पॉसिबल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए। फिर तुमको लास्ट में प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, ए और बी में बॉन्ड बनेगा और सी हमारा क्या हो जाएगा, अधूरा अकेला बेचारा खत्म, अधूरा अकेला बेचारा खत्म। इस तरह का तो हम लोग इसको तो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अलग भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। भैया डोर खुल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ा सा काम आ गया था बीच में। और ये तुम्हारा क्या होता है, इट इज वेरी हाईली एनर्जेटिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाई एनर्जेटिक का। देखना यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये रिएक्टेंट था, इनको आपस में कोलाइड करना था। मैंने क्या बोला, कोलिजन के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ताकत चाहिए। उस पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, देखो गलती हो गई यार स्पेलिंग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी इनको मिलेगी ये लोग यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसके पास पहले से कुछ ताकत रही होगी और ताकत उसने ली तो उसको क्या मिल गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। जितनी ताकत वो एब्जॉर्ब करता है थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के उसको थ्रेशोल्ड मिली और थ्रेशोल्ड के साथ अब तुमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो नया आया है उसमें भी बॉन्ड बनाया, जो पुराना था उसका भी बॉन्ड बना हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस टाइम क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की इसलिए उसके अंदर क्या एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करेगा, अब बहुत हाई एनर्जी पे केमिस्ट्री में कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है, तो अपने अंदर की एनर्जी को लूज करेगा और इस तरह से हमको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सी बात ये है। वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, थ्रेशोल्ड भी लिखा हुआ है और एक्टिवेशन भी लिखा हुआ है। पढ़ लेना भाई, तुमको सब समझ में आ जाएगा। एक चीज यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी आर फास्टर बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी। रिएक्शन विथ हायर मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो, वो रिएक्शन क्या होते हैं, थोड़े से तेज होते हैं। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसका मतलब कम ताकत लेकर के ही थ्रेशोल्ड मिल जाएगा और रिएक्शन पूरा हो जाएगा। तो कम अगर ताकत उनको चाहिए तो वो ज्यादा अच्छी वाली बात है, तो वो रिएक्शन तेज होंगे। आगे देखना, अब क्या है तुम्हारा रिएक्शन प्रोफाइल भाई, अभी तुमने पढ़ लिया इसको। देखो क्या पढ़ा हमने, इस डायग्राम देखो, इस डायग्राम में दो एक्स है तुम्हारा, एक वाई और एक क्या एक्स है। एक्स को में जो लगे हुए हैं वो क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, रिएक्टेंट बता रहे हैं कहाँ है, कहाँ प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इधर क्या लगा है तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट था, उसको कुछ एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी उसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर वो जब इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ जब पहुंचे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर बोल रहे हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट होती है, इतना एनर्जी इसको चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, तो वो चीज यहाँ लिखी हुई है। फिर क्या करेगा वो, जब बहुत हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में है तो एनर्जी को लूज करेगा और प्रोडक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात ये, पहले रिएक्टेंट था, बाद में क्या बना, प्रोडक्ट बना। किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की, किसकी है ज्यादा, प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जितना एनर्जी निकली है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी। इसकी ज्यादा इसकी कम है, इसका मतलब एनर्जी निकली होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी इवॉल्व। डेल्टा एच मतलब कि एंथैल्पी, कितना चेंज हुआ एनर्जी का। तो ये वाली आपकी बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। खत्म भाई, बस यही चीज़ है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया क्या होता है, सब कुछ मैंने इसमें से बता दिया, जितना यहाँ बातें लिखी हुई सब मैंने यहाँ पर ग्राफ से आपको समझा दी है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, एकदम पहले और दूसरे लेक्चर में आपको ये वाले कंटेंट मिल जाएंगे। अब कौन आता है हमारा आज का आखिरी टॉपिक, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ये क्या बोलता है, proposed by Arrhenius in 1889 the effect of temperature on the rate constant is determined। मतलब क्या है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, अगर तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाए। देखो इक्वेशन क्या है उसके लिए, के ए ई रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसमें से ए का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है तुम्हारा, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर जो होता है। आर का मतलब क्या है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, टी का मतलब क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई रेज टू द माइनस ए अपॉन आर टी क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, वो वाला का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ठीक है। बस क्या तुम्हें देना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ई ए। अर्हेनियस पैरामीटर कौन है, ई ए और ई। अब देखना पड़े ध्यान से, अगर हम लोग इसको डिराइव करना चाहें तो K इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। अगर मैं हर साइड लॉग ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, लॉग नहीं नेचुरल लॉग लेंगे, जिसको हम लोग एलएन बोलते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग। बोलते हैं, ठीक है। एल एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए मल्टीप्लाई एल एन ई माइनस ई, ठीक है। अब एल एन ई अपॉन नहीं सॉरी एल एन ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, ठीक है। तो एल एन ई की पावर जो भी है वो आपका एक्स हो जाएगा। एल एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए मल्टीप्लाई बाई माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा ध्यान से, एल एन ए इंटू ये क्या एल एन ए प्लस, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ देखो भाई यार, इसको चेक करो एक बार। अगर log a इंटू बी होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log a प्लस log b। वैसे ये क्या है, अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नेचुरल log लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो मैं क्या ले दूंगा इसको, एल एन ए प्लस जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एल एन ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। तो यहाँ पे ई की पावर में ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एल एन के माइनस एल एन ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। अगर यहाँ से माइनस को हटाना है तो मैं इसको क्या क्या कर दूंगा, एल एन ए माइनस एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी। अब एक काम करो, लॉग ले लो, क्या ले लो, लॉग। तो 2.303 log a माइनस 2.303 log k इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। क्या करो, अब इसको आसान करने के लिए सबको 2.303 से डिवाइड कर दो, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2.303, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2.303। क्या करोगे, देखो डिवाइड करोगे तो ये तो log k हो जाएगा, क्योंकि तो डिवाइड हो गया 2.3, ये भी क्या हो जाएगा, नहीं log k है भाई, log a है भाई, गलत है, दोनों log के थोड़ी होगा, ठीक है, log a है। डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, log a बचेगा माइनस log k बचेगा, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये तुम्हारा क्या आ गया, अर्हेनियस इक्वेशन आ गया, ठीक है। आर और सब तुम पुट कर सकते हो, आर का मतलब क्या है सब तुमको पता है, ठीक है। अब इसको तुम और भी इसके साथ छेड़छाड़ आप कर सकते हैं। आप इसको क्या लिख दोगे, log a माइनस log k, तो क्या लिख दोगे, log a अपॉन k भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, वो वाला डेरिवेशन अगर ना आया हो समझ में तो ये वाला समझ में आ जाएगा, जब वो नहीं आया तो ये कहाँ से आएगा समझ में, ठीक है। और ये वाले को तुम ध्यान ही मत दो, तुम बस खाली वो वाले पे ध्यान दो, ठीक है। अब हो सकता है तुमको
सवाल में ऐसा होता है, क्या होता है कई बार कि वो 2k दे देगा और 2t दे देगा, ठीक है, तो तुम 2k और 2t के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हो, k1 लिख दो और t1 लिख दो, ठीक है, सॉल्व करना भाई, ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। कैटलिस्ट वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या करता है कैटलिस्ट? एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता है, एक अल्टरनेट पाथ दे देता है, ठीक है। तुम एक्टिवेशन कम कर, हर एक बच्चे, मैं पूछता हूँ भाई कैटलिस्ट क्या काम करता है, हर एक बच्चा क्या बोलता है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ऐसा कुछ नहीं करता है कैटलिस्ट, एक अल्टरनेट पाथ दे देगा जहां पे क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वहां पे जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो ये करता है। पुराने लेक्चर्स में वो तुम्हारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देना कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है। कोलिजन थ्योरी पहले दिया था किसने, मैक्स ट्रॉट्स ने और विलियम लेविस ने 1916 से 18, ठीक है। किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या मान लिया गया, हार्ड स्फीयर्स मान लिया गया, जो तभी करेंगे रिएक्ट जब क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्ट नहीं करेंगे, और इन्होंने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या मान लिया, हार्ड स्फीयर्स मान लिया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। टिपिकली कितना होता है, 10⁻25 से लेकर 10⁻28, इतना लगभग आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। कितने कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देना क्या लिखा है, इशू क्या है तुम्हारा, हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी सजेस्ट रिएक्शन शुड बी इंस्टेंटेनियस बट मोस्ट कोलिजन्स आर इनइफेक्टिव। अब दिक्कत वाली बात क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, देखना मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो क्या बोल रही है कि भाई इतने सारे हो रहे हैं कोलिजन, अगर कोलिजन इतने सारे हो रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। रिएक्शन क्या है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस हो रहा है, हो सकता है हो रहा हो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इतना देख के लोगों को ये फील हो रहा है, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ कोलिजन के बारे में बात कर रही है। क्या जितने कोलिजन होते हैं उतना ही होता है, उसी के हिसाब से चेंज होता है रेट? नहीं भाई, कोलिजन के हिसाब से नहीं होता है, इफेक्टिव कोलिजन के हिसाब से होता है रेट चेंज। क्या होता है, रेट चेंज आपका इफेक्टिव कोलिजन के हिसाब से होता है। कोलिजन के ऊपर तो रेट डिपेंड करता ही नहीं है, रेट करता है डिपेंड कहां पर, इफेक्टिव कोलिजन पे। ये बात है, क्या बात है, ये बात है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, एक तो क्या हो, मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी हो जो किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से, और दूसरा क्या हो, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए आपकी, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला शायद मैंने ऑफलाइन में पढ़ाना भूल गया था, देना क्या है, इंट्रोड्यूस ओरिएंटेशन फैक्टर आपका आ गया था मार्केट में, ठीक है। बस खाली तुमको इसका इक्वेशन जानना है। इक्वेशन क्या है तुम्हारा, पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या होता है, k मतलब रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या होता है, p z a b e की पावर माइनस e अपॉन r t, ठीक है। अर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर खत्म हो गया ना भाई। अब देखो क्या, इसको तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाया, पढ़ लेना भाई एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया उसने, क्या लिखा देखो, देखो क्या लिखा, एज्यूम मॉलिक्यूल से। अब देखना दिक्कत क्या थी, कोलिजन थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी, दे एज्यूम्ड मॉलिक्यूल एज हार्ड स्फीयर्स इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। मतलब क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स को क्या मान लिया, हार्ड स्फीयर मान लिया। अब हार्ड स्फीयर तो नहीं होते हैं भाई मॉलिक्यूल, केमिकल बॉडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ शेप होता है, तो पहली दिक्कत वहां है। दूसरा क्या है, लेस एक्यूरेट फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ड्यू टू ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब तमाम भाई बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन वगैरह मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसने क्या बोला कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन को देखना ही बहुत बड़ा सरदर्द है, तो इसीलिए क्या उसके लिए वहां पे दिक्कत हो गई। लेकिन जो बाकी थ्योरीज थी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वगैरह, इन्होंने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था इसके बारे में, लेकिन वो हमारे औकात से थोड़ा सा भी बाहर है फिलहाल के लिए। तो क्या लिखा, बियॉन्ड +2 लेवल, ठीक है। अब एक चीज जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर किया अभी, वो ये की है कि ये वाला इक्वेशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक और यहाँ बात क्या है कि तुमको वो पूछता है कि सवाल में 2 बार k दिया होगा, ठीक है, k1 दिया होगा और एक क्या दिया होगा, k2 दिया होगा, और 2 बार t दिया होगा, t1 और t2 दिया होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम log k मतलब तुम 2 बनाओ इक्वेशन, पहली बात तो ये पहला इक्वेशन मान लो और एक बनाओ दूसरा इक्वेशन, ठीक है। एक में रखो k1 और एक में क्या रखो, k2 रखो, एक में t1 और एक में क्या रखो, t2 रखो, ठीक है। फिर दोनों को माइनस करके देखो एक बार, दोनों को माइनस करके देखना, नहीं हो पाएगा भाई तो कमेंट में लिख देना कि सर माइनस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। करके देखना भाई, थोड़ा सा टफ है, मैं मान रहा हूँ कि टफ है, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम भी, हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार तुम खुद ट्राई करो, ठीक है। करना क्या है तुमको, 2 इक्वेशन बनाओ, इसमें k1 लिख दो, इसमें t1 और इसमें k2 और t2, बाकी सब सेम रखो और दोनों को माइनस कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से करो या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो, फिर बताओ क्या मिलता है। तो तुमको k1 और k2 के लिए भी एक वैल्यू मिल जाएगी कि अगर सवाल में k1 दिया हो, k2 दिया हो, t1 दिया हो, t2 मांग रहा हो, इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा भाई खूब बड़ा सा लेक्चर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन हमने थोड़े से कम किए हैं,
क्योंकि हमको मेन थ्योरी करना था, लेक्चर्स पे फोकस करना था। क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, हमारे पास टाइम है, हम क्वेश्चन कर लेंगे। तुम मेहनत करो, तुमसे नहीं होंगे सवाल। अगर तुम ऑफलाइन के बच्चे हो तो मुझसे सवाल आके पूछ लेना। ऑनलाइन के बच्चे हो तो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक लेक्चर डाल दूंगा, तुम कमेंट में लिखो तो एक बार। जो बच्चा इस लेक्चर को देख लेगा भाई, अगर तुमने जितने भी घंटे का हुआ, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने का भी ये लेक्चर हुआ है, अगर आप इसको देख लिए, अगर आप यहाँ अंत तक पहुंच गए हैं, तो अपना नाम लिख के जाना भाई कमेंट में। अपना नाम लिख के जाना कि सर मैंने इस लेक्चर को अंत तक देखा है। लिख के जाना नाम, तो मैं जान जाऊंगा कि भाई तुम्हारे अंदर इतना दम था। मेरे अंदर दम था तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे पढ़ाया। तुम्हारे अंदर अगर दम होगा तो तुम 2 घंटे बैठ के देखोगे। चैलेंज है मेरा ये। अगर दम है 2 घंटे बैठ के देख, मेरे अंदर दम था तो मैंने 2 घंटे पढ़ाया है। सिंपल सी बात ये है। लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ, पढ़ना क्या लिखा है। मिलेंगे भाई अब कभी ना कभी। अब ऐसे ही बड़े बड़े लेक्चर्स आते रहेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? तो यार चेहरा पूरा लाइट, जब वाइट होता है तो यही पूरा का पूरा लाइट खींच लेता है, तो मुझे चेहरा छुपाना पड़ जाता है। ठीक है, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।